जीएसटी में ज्यादा होगा कम होगा ये बजट में होने वाला ही नहीं है। बिल्कुल हो नहीं सकता, संवैधानिक रूप से नहीं हो सकता, इसलिए बात ही नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है शायद जीएसटी में कुछ रैशनलाइजेशन हो जाएगा बजट में, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये मुद्दा हो सकता है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए ना लाया जाए, या वो भी जीएसटी काउंसिल उसी में स्टेट ही रोक रहे हैं। कई सारे स्टेट खुद नहीं चाहते कि पेट्रोल जो है जीएसटी के एम्बिट में आ सके, क्योंकि उनके पास जो वैट लगाने की क्षमता है और टैक्स को कम ज्यादा अपनी मर्जी से करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए स्टेट सरकारें नहीं चाहती, प्रदेश की सरकारें नहीं चाहती, केंद्र तो चाहता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी का जो भी रेवेन्यू है एक फॉर्मूले के तहत थोड़ा हिस्सा भारत सरकार रख लेती है और बाकी सब वापस प्रदेशों को दे देती है। तो ये चीज जो है, ये डिसीजन होना है तो जीएसटी काउंसिल में होना है। सारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी प्रदेश की सरकारों को और उनके वित्त मंत्रियों को प्रेशर डालें कि वो जाके जीएसटी काउंसिल में उनकी बात। इस बीच सेंसेक्स पे एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। 5 साल में सबसे बड़ा उछाल इस वक्त सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है, यानी कि शेयर बाजार को बहुत बड़ी उम्मीद लग रही है इस बजट से। जी हाँ, इस वक्त सेंसेक्स 856 अंक ऊपर चल रहा है। जितने भी बजट आए हैं पिछले 4-5 साल में, उनमें उनकी सुबह इतना बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला था जो इस बार देखने को मिल रहा है। लगभग 1.5% ऊपर इस वक्त सेंसेक्स चल रहा है। प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं। लगभग 1.5% ऊपर शेयर बाजार चल रहा है, इंडाइसेस चल रहे हैं। सेंसेक्स 864 अंक ऊपर, निफ्टी 241 अंक ऊपर, 1.25 से 1.5% के बीच इस वक्त ये बढ़त देखने को मिल रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसानों की बात हम कर रहे थे। चौधरी साहब, ये बताइए, किसानों से तो जब भी हम बात करते हैं सबसे पहली बात डीजल की आती है, लेकिन लग नहीं रहा कि डीजल जैसी चीज पर अभी कोई गुंजाइश है कम करने की, या होती दिख रही हो? देखिए, ऐसा है कि करीब 11-12 महीने के धरने के बाद भी हमने तो उस टाइम भी ये बात कही थी कि जो लोग किसानों की नुमाइंदगी यहां कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, जो 11 बार की बात जिनकी हुई, ये लोग सही मायने में किसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। क्योंकि किसान की समस्याएं, वो बिल तो बना दिया, जबरदस्ती बना दिया, किसान की समस्या नहीं थी वो, लेकिन वो कर दिया। किसानों को जो वहां उस टाइम बैठे हुए थे, जो तथाकथित नेता बैठे थे, और मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, जिससे आपको आज ना बात करनी पड़ती। अब किसान की बहुत सारी समस्या है जो जीएसटी काउंसिल में है। डीजल के दाम कम होंगे नहीं होंगे, जीएसटी में डीजल आएगा नहीं आएगा, फर्टिलाइजर के रेट पे क्या होगा, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पे क्या होगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं अदर देन नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश के अलावा जो अदर न्यूट्रिएंट हैं जिसके बगैर फसल पूरी नहीं होती, पूरी पैदावार नहीं आती, इन सब पे 18% 12% जीएसटी लगा हुआ है। और कहने को अभी आप देखिएगा, बहस सुनिएगा अर्थशास्त्रियों की, जो शहरी अर्थशास्त्री हैं क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ इनकम टैक्स बढ़ाओ, एरिया में कहां लाओ, किसानों को लाओ। किसान तो ऑलरेडी दे रहा है, कितना टैक्स दे रहा है किसान अपनी कंजम्पशन के हिसाब से और हिसाब से वो किसान दे रहा है। लेकिन हमें सुनाओगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे अफसोस है निर्मला सीतारमण जी या जीएसटी काउंसिल कम से कम ये किसानों के प्रतिनिधियों को बुला के एक प्रतिवेदन उनका लेते, उनका दुख दर्द जानते। स्टेट का इशू है, लेकिन ये जानना चाहिए था कि भाई किसानों का दर्द क्या है, जिससे वो जो है उसे एडजस्ट किया जा सके। लेकिन किसानों का दर्द तो ना तो निर्मला जी ने जाना, ना जीएसटी काउंसिल में जो लोग बैठे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स हैं, ना उन्होंने जाना। तो हम वी आर अनहर्ड, हमारा मुकदमा, हमारे से सफाई नहीं ली गई है। ये बहुत अफसोस की बात है। जी, जीएसटी काउंसिल में बहुत से मुद्दे हैं जो आज बजट में उनका कुछ निराकरण नहीं होने वाला है, लेकिन लोग फिर भी, क्योंकि बजट इतने साल से जो देखते आए हैं, वो ये सब उम्मीदें बजट से ही लगा के बैठे रहते हैं। फिर चलते हैं सबीना के पास। सबीना, डीजल की बात है या कुछ जो दूसरे मुद्दे हैं जो जीएसटी से जुड़े हुए हैं, उनका बजट में कुछ नहीं होने वाला है, और कोई ऐसी खास गुंजाइश दिख नहीं रही है बजट में टैक्स को लेकर भी कि जो कुछ कमी की जा सके। तो किसानों की वो जो उम्मीदें हैं डीजल को लेकर, उसका तो नहीं लगता कि बजट में कुछ हो सकता है। हाँ, कुछ अलग से कुछ रियायत बजट में से निकाल के डीजल पर देनी हो, वो एक अलग घोषणा हो, तो वो एक अलग बात है। सबीना?
बिल्कुल किशोर, इस पर हमारी बातचीत अभी भी हो रही थी। जितना कॉन्वर्सेशन इस वक्त आपका स्टूडियो के साथ चल रहा है, यहाँ पर मौजूद लोगों से हम भी बातचीत कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि 3-4 चीज़ें जो हैं अगर वो भी पूरी हो जाएं तो काफ़ी हद तक उन्हें राहत मिल सकती है। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की जो रकम है, ये चाहते हैं कि सालाना 6,000 से बढ़कर थोड़ी ज़्यादा हो जाए। जाहिर सी बात है, डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर एक उम्मीद है। इसके अलावा खाद और खाद्य सामग्री जो है उसमें भी राहत चाहते हैं, और साथ ही जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, क्योंकि वो फसलों की सबसे बड़ी डिमांड होती है, ये चाहते हैं कम से कम उसे लेकर एक रियायत की तस्वीर सामने आए। मानते जरूर हैं कि जो पिछला बजट सामने आया है, जमीनी स्तर पर कुछ काम हुआ है, कुछ जरूर अधूरे रहे हैं जो कि पूरे होने चाहिए। अच्छा बाबा, क्या आपको लगता है यहाँ पर कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं, क्योंकि फिलहाल डीजल पेट्रोल सस्ता होता हुआ नजर नहीं आता, फिर भी आपकी उम्मीदें सबसे ज्यादा किस पर टिकी उम्मीद हैं? तो बेटा है जो है सस्ता हो जाएगा, करेगी गवर्नमेंट जो। अब बजट में इसमें नहीं में दूसरा हमारे यहाँ दिक्कत परेशानी है, गाय बिजार जो है खेती नहीं होने दे रहे, इनका कुछ इंतजाम किया जाए जो ये हमारे सरकार से अनुरोध है जो है। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमारे अन्नदाताओं के लिए बेहद खास है। आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? कितनी उम्मीदें आपको इस बार के बजट से हैं, क्या आपको लगता है? उम्मीद है पूरी कि भाई अच्छा बजट पेश करें, यही उम्मीद है कि भाई अच्छा सबके लिए राहत बजट दें। में क्या अच्छा आप चाहते हैं? सबसे अच्छा क्या चाहते हैं? डीजल सस्ता करें, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसमें थोड़ा राहत दें आम पब्लिक अच्छा, अगर उसकी गुंजाइश यहाँ नहीं बनती है फिर? आम पब्लिक के लिए रोड पे आ चुकी, बहुत मतलब परेशानी में है हर आदमी, तो उसको कुछ राहत मिले। रियायत यहाँ पर चाहते हैं। बाबा, क्या आपको लगता है, क्योंकि रियायत तो यहाँ पर चाहते हैं, किसान सम्मान जो निधि है वो बढ़ावा चाहते हैं, कीटनाशक दवाइयों का जिक्र भी आप कुछ देर पहले कर रहे थे, क्या वो सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए? महंगी बहुत है, उससे हमारी लागत बढ़ जाती है फसल की, और फसल हमारी के रेट बढ़ने चाहिए। अच्छा बाबा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वर्चुअल रैली की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत यहाँ पर की थी, और उन्होंने कहा था कि छोटे किसानों को हम और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, हमारा खास लक्ष्य रहेगा। भैया छोटे किसान हम तो बड़े कहूँ फिर डीजल है वो हमारा महंगा, डाई हमारी महंगी, यूरिया हमारा महंगा, गाँव में अस्पताल हमारे में न है, और एक हमारे गाँव में पुल नहीं है, नदी को परेशान है सब। तो खाद और खाद्य सामग्री को लेकर आपको क्या लगता है? राहत की बात जो आप कर रहे थे, आपको लगता है बजट में मिल जाएगी वो इस बार? बजट में देखो सभी का मानना है कि बजट पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी काफ़ी अच्छा रहा था, इस बार भी बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की, जो आवारा पशु हैं, अगर इस बार बजट में इसके लिए भी कोई प्रावधान ऐसा हो, उनकी देख रेख के लिए गौशाला, दुनिया भर की योजनाएं योगी सरकार में दुनिया भर की योजना चल रही है गौशाला को लिए, अगर आवारा पशुओं के लिए कोई बजट में छोटा सा हिस्सा भी अगर आवारा पशुओं के लिए हो जाए तो काफ़ी राहत मिल जाए किसानों को। बाबा, आपको लगता है कि किसान आंदोलन भी हुआ था और उसके बाद में चुनाव भी अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य में होने जा रहा है, इसका फायदा बजट में किसानों को लेकर मिल सकता है? हाँ, मिलेगा जरूर। मिलेगा। वैसे हमारे यहाँ के किसान तो गए नहीं, वहाँ पर फायदा तो होना चाहिए जरूर। अच्छा, फायदा आप भी आंदोलन हुआ है, हुआ, क्या क्या चुनाव कहेंगे, कितना भी हैं फायदा उत्तर आपको नजर प्रदेश आता है? में, आपको पंजाब में, इसलिए भी ये उम्मीद की जा रही है कि किसानों पर शायद फोकस रहे और कुछ ऐसा हो जो किसानों के लिए हो। एग्रीकल्चर पे एक चीज कहना चाहूंगा जिस पे ध्यान नहीं जा रहा है, हमारा यूथ नहीं जुड़ पा रहा है एग्रीकल्चर से, और जब तक यूथ नहीं जुड़ेगा तब तक मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसकी आज आवश्यकता है वो नहीं आ कमाई नहीं होगी एग्रीकल्चर में तो यूथ कैसे जुड़ेगा? जगह अब ये बड़ा अच्छा, पहले मुर्गी पहला अंडा वाले बात की आपने, कि जब तक हम नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का फ्यूजन नहीं करेंगे एग्रीकल्चर के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स हैं एग्रीकल्चर के वो नहीं लेके आएंगे जो विकसित देशों में आ रहे हैं, तब तक यूथ नहीं जुड़ेगा। यूथ नहीं जुड़ेगा तो जो एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए तो कृषि बिल थे ना, लेकिन वो फिर दूसरे वो पटरी से उतर गए, थोड़ी दूसरी तरफ वो जो भी चले गए। शिकायतें रही उस शिकायतों को दूर करके, क्योंकि कौन नहीं चाहता डेवलपमेंट हो, हर कोई चाहता है। अब वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, एमएसपी पर खतरा हो गया था उनको। अब जो भी है उस बात को ध्यान में मद्देनजर रख के सभी वर्गों को साथ लेकर अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आए कि किसी तरह से जो टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप करें अपने एग्रीकल्चर को, तो यूथ अपने आप अट्रैक्ट होगा। चलिए खैर, ये सब बजट के दायरे से बाहर की बातें हो रही हैं। नहीं, उसका बजट में इस तरह से आएगा, उसके लिए क्या सब्सिडी ला सकते हैं, क्या लो इंटरेस्ट लोन्स लाए जा सकते हैं, इस तरह की क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, तो अपने आप उस तरफ एनकरेजमेंट होगा, मोटिवेशन होगा, फिर अपने आप ही एग्रीकल्चर का दायरा बढ़ेगा। चलिए एक बार फिर चलते हैं पंजाब। रवि ठाकुर वहां पर मौजूद हैं। रवि, आपने पूरी बात सुनी। देखिए, एक तो डीजल की जो बात बार बार आ रही है, आपके यहाँ पर भी डीजल की बात हो रही थी, लेकिन डीजल जो है वो उस पर कुछ होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है यहाँ पर बजट में। देखिए, जैसे विशेषज्ञ कह रहे थे कि यूथ एग्रीकल्चर से नहीं जुड़ रहा है, हमारे साथ कुछ नौजवान किसान ही मौजूद हैं पंजाब के, और ये नेचुरल फार्मिंग को लेकर बहुत
उत्साहित हैं, कई प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग को लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार जिक्र करते हैं। तो इसको लेकर लगता है आपको कि एक तो यूथ कैसे एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको लेकर क्या घोषणा है? जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि मैं भी आया था, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी छोड़ के मैंने एग्रीकल्चर में आया और नेचुरल फार्मिंग की तरफ चला हूँ। बात यह है कि जब हमें कुछ मिलेगा कि हमें अच्छा लगेगा कि एग्रीकल्चर में बचत हो रही है, तभी हम आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खेती प्रधान देश है, लेकिन फिर भी हम खाने पीने की चीज़ें, ऑयल हो गए, कुछ हो गए, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमें तो ये करना चाहिए कि बजट में ऐसा कुछ प्रस्ताव हो कि हम यहाँ से बाहर विदेशों में चीज़ें भेजें, ना कि वहाँ से खाने की चीज़ें मंगवाएं। यूथ तो अपने आप हर जगह जाएगा, जहां भी अपॉर्चुनिटी होगी, जहां उनको पता है कि हमें कुछ मिलता है, वहां जाएगा। किशोर, प्रधानमंत्री मोदी कई बार वोकल फॉर लोकल जब भी उनका संबोधन होता है उसका जिक्र करते हैं, तो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही हो, लेकिन उसके ज्यादातर पार्ट्स चाइना से आते हैं, उसका मुकाबला क्या होगा, उसको लेकर क्या घोषणाएं हो सकती हैं, कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है? तो ये वोकल फॉर लोकल, ताकि चाइना पे हम ज्यादा निर्भर ना रहें। आप एक व्यापारी हैं, तो आप किस तरह से इसको लेकर क्या योजनाएं बननी चाहिए? पर देखो, व्यापारी वर्ग जो है वो तो ये चाहता है कि जो मीडियम लेवल की जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसको किस तरह बूस्ट मिलना चाहिए। जो दिक्कतें आ रही हैं इसमें वो जीएसटी को लेके आ रही हैं। जैसे बना था तो तब ये सोचा था बहुत काम सिंपल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम बन गया है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए सबसे पहले, ताकि जो मीडियम और छोटा व्यापारी और इंडस्ट्रियस्ट है वो खुद कंप्लायंस इसकी कर सके, किसी प्रोफेशनल के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात, जो रॉ मटीरियल है वो चीप रेट्स पे ट्रेड इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे डीजल और पेट्रोल है, इसको आप जीएसटी के दायरे में लाइए। वन नेशन वन टैक्स की बात करी थी, उसको करना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो ट्रेड इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकती हैं। ये क्योंकि साइकिल इंडस्ट्री यहाँ पे बनती है, हॉर्स इंडस्ट्री लुधियाना बहुत बड़ा गढ़ है, तो कैसे चाइना से हम मुकाबला करेंगे, इसको लेकर क्या सरकारों को करना? होजरी व्यापारी जो है एक रीढ़ की हड्डी है। होजरी का जो व्यापार है ना, सर्दियों में भी गर्मियों में भी चलता है व्यापारियों का। देखो, व्यापारी एक जीएसटी देने को तैयार है 5%। आज का जो बजट आ रहा है, हम मोदी सरकार, केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि व्यापारियों के हक में उन्होंने क्या किया। व्यापारियों के हक में कोई ऐसा बजट डालाएं, क्योंकि व्यापारी देखो, कोरोना में 2020 में लॉकडाउन रहा, 21 में रहा, बिजली के बिल भी आते रहे, 7 किलो वाले को माफ किया, जो 20 किलो वाले तो किशोर, ये किसानों की